अब हम बात करेंगे आज एक वर्ड आता है निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। अब ये समझ लो निर्देश तंत्र और निर्देश फ्रेम से क्या मतलब है। ये आखिर ये एक नाम है, तो इस नाम से किस चीज़ का पहचान होता है। तो हम देखेंगे कि निर्देश तंत्र ये एक ऐसा निश्चित पॉइंट होता है, ये एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण कर सकें। हम उसी को क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। जैसे हमारा ये हाथ है, सपोज कीजिए ये उंगली है, ऐसे अब हमारा उंगली ऐसे चलने लगा, तो आप देखिए ये निश्चित है। हम जब हमारा हाथ का ये पहला वाला उंगली इतना दूरी पे था तो इन उंगलियों से ये दूरी ज़्यादा था ना। अब जैसे जैसे पास आता गया दूरियां कम होती गई, दूरियां कम होती गई, दूरियां कम होती गई, कम होते होते ऐसे चले गए। क्यों भाई? तो इसमें हम कहें कि ये वस्तु गतिशील है, तो किसके सापेक्ष गतिशील है? इस हाथ के ही सापेक्ष तो है। हाथ स्थित है, हम देख रहे हैं इसके साथ इसके सापेक्ष ये क्या कर रही है, गति करे, तो हम इसको देख के बता रहे हैं कि ये गतिशील है। मैं बोलो यार, देख के बता रहे हैं ना। जैसे मान लो सूर्य को हम पृथ्वी को हम चलते हुए नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? पृथ्वी को चलते हुए हम देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सूर्य देखते हैं कभी एकदम पूरब की तरफ है और शाम को देखते हैं पश्चिम की तरफ चला गया। मैंने पृथ्वी को चलते हुए देखा नहीं, तो गया कैसे? तो हमने ये देखा है कि जब सुबह 6 बज रहा था, हमारे घड़ी में 6 बज रहा था, तो सूर्य पूरब था, और शाम 6 बजा तो सूर्य कहाँ चला गया, पश्चिम। ये बोलो ना यार। तो हमने क्या माना, हमने घड़ी देखा और हमने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे सूर्य किधर चलता गया, पश्चिम। तो दो तथ्य है, या तो सूर्य चल रहा होगा, नहीं तो पृथ्वी चल रही होगी। किसके सापेक्ष मैंने पता लगाया, क्योंकि मैं सूर्य को चलता हुआ भी नहीं देखा, पृथ्वी को भी नहीं देखा। हमने किसके सापेक्ष पता कर लिया कि ये दोनों गतिमान होगा, घड़ी के सापेक्ष। तो घड़ी हमारा क्या है, निर्देश फ्रेम, दैट मीन्स निर्देश तंत्र है। हमने इसी के सापेक्ष, मान लो आप बैठे हो, मैं सुबह घड़ी में देखा 9 बज रहा है, मैं चला गया ड्यूटी, शाम को आया देखा इस समय 5 बज रहा है, अभी तुम बैठे ही हो क्या? तो हमने देखा कि इतने देर तक तुमने बैठा था, यानी तुम्हारे स्थिति के बारे में मैंने किससे पता कर लिया, घड़ी से। तो ये 10 घंटा बैठा था, तो तुम्हारे स्थिति के बारे में बताया किसने, घड़ी ने। तो घड़ी हमारा क्या है, निर्देश बिंदु है। आ रहा है मेरी बात समझ में। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति और गति के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जिसके भी सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन कर लिया जाता है, उसी का नाम क्या चीज़ है, निर्देश तंत्र। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे निर्देश तंत्र ये एक ऐसा तंत्र है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण कर लेते हैं, उसका नाम क्या चीज़ पड़ जाता है, निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। तो निर्देश तंत्र और निर्देश फ्रेम में क्या हम निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम का क्या डेफिनेशन देंगे? सिंपल है, हम क्या बोले हैं, यह एक ऐसा फ्रेम है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसी का नाम क्या है, निर्देश तंत्र या क्या है, निर्देश फ्रेम। तो निर्देश तंत्र अथवा निर्देश फ्रेम का क्या परिभाषा देंगे, आप बताओ? हम बोलेंगे वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का निर्धारण किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे हम, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का निर्धारण किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इसकी सहायता से हम वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर लेंगे, हम इसकी सहायता से वस्तु का वेग ज्ञात कर लेंगे, इसकी सहायता से वस्तु का त्वरण ज्ञात कर लेंगे, इसकी सहायता से किसी वस्तु पे लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। यानी इसकी सहायता से बहुत सारी चीज़ों का हम निर्धारण कर लेंगे। अब देखो, जैसे दूरी मुझे ज्ञात करना है,
कोई बिंदु यहाँ पे है, इस निर्देश तंत्र का उपयोग करके हमें दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो हमारे पास ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये क्या है? जेड अक्ष। ये हमारा क्या है? निर्देश तंत्र है। इसमें हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, मैंने इस बिंदु का नाम क्या रख लिया? P, और इस बिंदु P का इस x y z से दूरी क्या है? x y और क्या है? z। x अक्ष पर दूरी x, y अक्ष से दूरी y और z अक्ष से दूरी क्या है? z है। जैसे ये ऐसे हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, क्यों भाई? ये x अक्ष है, इससे भी दूरी है, y अक्ष से भी और z अक्ष से भी दूरी है। तो चूंकि हमारा बोर्ड 2D है, टू डायमेंशनल है, यानी सिर्फ लंबाई चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऊंचाई को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो हमारी हाथ समझ लो, क्यों भाई? ऐसे है, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष और ये हमारा क्या है? z अक्ष। हमारा यहाँ पे एक बिंदु P है, जो ये बिंदु P है इस x अक्ष से दूरी x है, इस बिंदु P का y अक्ष से दूरी y है, और इस बिंदु P का z अक्ष से दूरी क्या है? z है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसका हमको टोटल दूरी ज्ञात करना है, तो क्या फार्मूला लगता है? ये वेक्टर r बराबर हो जाएगा, ये x y z सेम रहेगा, इन दूरी को जोड़ देंगे, x अक्ष से y अक्ष से z अक्ष से जो दूरी होगा उन सबों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x अक्ष से दूरी क्या है? x, तो लिखेंगे x प्लस, y अक्ष से दूरी y तो प्लस y, z अक्ष से दूरी z तो प्लस क्या हो गया? z। इनके साथ हम क्या लगा लेंगे? कैसे पता चलेगा कौन x की दूरी है, कौन y की है, कौन z की है? तो x अक्ष पर जो दूरी होता है उसमें हम एक एकांक सदिश प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? i। तो x के साथ लगा लेंगे कैप i, इसको हम ऐसे लिखा रहता है ना i, तो इसको हम पढ़ते हैं कैप, चाहे हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब होता है एकांक सदिश। क्या होता है भाई? एकांक सदिश। क्लियर हो गया ना? तो याद रखना, इसको क्या पढ़ोगे? कैप आई, इसको क्या पढ़ोगे? कैप जे, इसको क्या पढ़ोगे? कैप के। क्लियर हो गया? एक्स अक्ष पर कैप आई होता है, वाई अक्ष पर कैप जे होता है, जेड अक्ष पर कैप के होता है। क्लियर है? तो एक्स के साथ कैप आई लगाएंगे, वाई के साथ कैप जे लगाएंगे, जेड के साथ कैप के लगा लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो हमारा दूरी क्या मिल जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे हो जाएगा ना? लिख दिया जा आई जे के क्रमशः एक्स वाई जेड के अंदिश क्या है? एकांक सदिश है। बोलो इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले आप किसका परिभाषा दोगे? निर्देश तंत्र का। क्या परिभाषा होता है? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का निर्धारण किया जाता है उसे निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्लियर हो गया? निर्देश फ्रेम में ये बिंदु P की दूरी ज्ञात करना होगा, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? कैप आर इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। ये तो दूरी हो गया। अब यहाँ से वेग निकालना है, तो क्या करेंगे? तो हम जानते हैं दूरी बट्टे समय बराबर क्या होता है? चाल या वेग होता है ना भाई। तो हम क्या करेंगे? दूरी ये दे दिया, नीचे अगर इसमें समय से भाग दे दे तो हमारा वेग नहीं निकल जाएगा। तो अब देखो, इसके लिए हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टी से भाग दे देते हैं, ठीक है? हम लिखेंगे दोनों, अभी इंटर में जाओगे तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ोगे, समाकलन और अवकलन, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन को हम लिखते हैं d/dx से। तो चूंकि इसका t के सापेक्ष करना है तो ऐसे लिख देंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन को लिखते हैं d/dt। आ रहा है मेरी बात समझ में? यहाँ लिख देंगे करने पर। t के सापेक्ष अवकलन को क्या लिखते हैं? d/dt। तो इसका मतलब इन सब के साथ d/dt हो जाएगा। तो बोलो क्या होगा? ये d/dt ऑफ वेक्टर r हो जाएगा। बोलो इसका i तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे ना? ये बोलो यार, ये ऐसे i बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ क्या हो जाएगा? x। इसका बोलोगे j बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ कैप लगा लेना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? y। अब प्लस के बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ क्या हो जाएगा? z। ऐसे हो जाएगा ना भाई? अब देखो ये r क्या है? दूरी,
और टी क्या है, समय। तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल, या क्या कह लेते हैं, वेग। इसको किससे लिखते हैं, v से। तो इसका मतलब जो ये व्यंजक निकला है ये किसका फार्मूला है बाबू, वेग का। बोलो क्लियर हो गया, ये बोलो यार। तो v बराबर क्या लिखा जा सकता है, d/dt ऑफ वेक्टर r, और इसका मान क्या होगा, कैप i d/dt ऑफ x प्लस कैप j d/dt ऑफ y प्लस कैप के d/dt ऑफ z। क्लियर हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, d/dt ऑफ, अगर x रहेगा तो x पढ़ेंगे, y रहेगा तो y पढ़ेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में, ये पढ़ने का तरीका है। अब तो मान लो ये वेग का हो गया, मैं बोला हूँ इससे त्वरण भी ज्ञात किया जा सकता है। क्या बोलो भाई, तो इसका त्वरण कैसे निकालेंगे, तो हम देखो दोबारा से अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन कर देंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो जब एक बार और अवकलन करेंगे तो है d हो जाएगा, तो ऊपर 2 यहाँ हो जाएगा dt पे 2, यानी ऊपर d पे 2 और नीचे जो लास्ट में t होगा t पे 2, x रहेगा x पे 2, y रहेगा y पे 2। इसका मतलब समझो, d पे 2 का मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ है, t पे 2 का मतलब t के सापेक्ष। क्या हमारी बात समझ में आया, यानी दोबारा अवकलन हुआ है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। बोलो क्लियर हो गया। तो इसलिए लिखते हैं d2/dt स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कैप r, यहाँ पे हो जाएगा कैप i, यहाँ पे क्या होगा d2/dt स्क्वायर इंटू x, यहाँ पे क्या होगा कैप j, ये क्या होगा d2y/ क्या होगा dt स्क्वायर y, यहाँ पे सॉरी लिख चुके थे ये y, यहाँ रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा कैप के, ये d2/dt स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा z। अब देखो दोबारा सुन लो, तो है भी तो आ गया था, तो अब देखो तो इसका भी हो जाएगा ऐसे ऐसे dv, यहाँ तो मान लो पहली बार कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा dv/ ये क्या हो जाएगा dt। इनका दूसरी बार है लेकिन इसका किसके बार, पहली बार। तो अब बोलो dv कहते हैं वेग परिवर्तन को, किसको कहते हैं बाबू, वेग परिवर्तन, और नीचे क्या है समय। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, और लिखते किससे है, a से। बोलो क्लियर हो गया। तो a बराबर क्या फार्मूला निकल गया, dv/dt, इसका मान कैसे निकालोगे, तो d2r/dt स्क्वायर से। इसका मान कैसे निकालोगे, तो कैप i d2/dt स्क्वायर x प्लस कैप j d2/dt स्क्वायर y प्लस कैप के d2/dt स्क्वायर z। बोलो ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो इससे पहले आपने क्या ज्ञात कर लिया, दूरी। क्या निकाल लिया बाबू, दूरी। दूरी के बाद आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वेग या चाल निकाल लिया बाबू। और उसके बाद आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, त्वरण। क्या आपने इस निर्देश तंत्र की सहायता से वस्तु की स्थिति के बारे में नहीं पता लगा लिया, या बोलो यार। दूरी निकल गई, उस वस्तु का वेग निकल गया, उस वस्तु में क्या निकल गया, त्वरण नहीं निकल गया। अभी चाहेंगे F बराबर ma फार्मूला लगा के इस पे लगने वाला बल निकाल लेंगे। क्यों भाई, तो ये किसके कारण निकला है, निर्देश तंत्र के ही कारण तो निकल पाया है, या बोलो यार। तो हम क्या बोलेंगे निर्देश तंत्र का परिभाषा बताओ तो आप, हाँ बोलो क्या बोलेंगे, वह तंत्र जिसके सापेक्ष हाँ किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। और ये फिगर बना के ये वाला दिखा लेंगे, ये वाला फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि फिलहाल इस फिगर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके, लेकिन अभी सख्त ज़रूरत पड़ेगा। हो गया, हाँ इसमें देख लो, इससे पहले हम पढ़े हैं अभी कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। निर्देश तंत्र का डेफिनेशन निकल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, निर्देश तंत्र के प्रकार। तो इसमें देखो निर्देश तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोबारा सुन लो, आपसे प्रश्न कोई करे निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे, दो प्रकार। पहला क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब कोई कहे जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में डिफरेंट क्या है, तो हम बोलेंगे जब साइंटिस्टों ने जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा
कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र टोटल न्यूटन के गति विषयक नियम पर आधारित होता है। यानी न्यूटन के गति विषयक जो नियम होते हैं वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र उन नियमों का पालन करता है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बिल्कुल भी न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को। आपसे प्रश्न करें जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं होता है उसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपसे ये प्रश्न है जड़त्वीय, हेडिंग क्या है ये समझ लो। निर्देश तंत्र के प्रकार, इसमें लिखेंगे निर्देश तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा क्या लिखेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब हेडिंग बना के लिखेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं होता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये पूरा आप अपने मन से लिख लोगे, ठीक है, आप लिखो, फिर हम वेट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो बात कर रहे हैं हम किसके, विमाओं के आधार पे गति की प्रकार की। सुन लो मेरी बात ध्यान से, बड़ी आसानी से डेफिनेशन इसका क्लियर करोगे। विमाओं के आधार पर गति के प्रकार की, तो हम बोलेंगे विमाओं के आधार पे गति तीन प्रकार की होती हैं। अब देख लो कैसी कैसी गति होती है। वो एक बीमीय, पहला होता है एक बीमीय गति, दूसरा द्विबीमीय गति, तीसरा त्रिबीमीय गति। एक बीमीय और द्विबीमीय और त्रिबीमीय का मतलब क्या होता है ये देख लो। आप पढ़े होगे निर्देशांक अक्ष, जिसको निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं, निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या होता है जेड एक्सिस। अगर कोई वस्तु गति करता है तो इन्हीं के सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी उसकी गति इन्हीं के साथ बदलती रहती है। मान लो अगर वह क्षैतिज सड़क पर दौड़ेगी खूब तेजी से, यहाँ अगर दौड़ेगी तो मान लो पहले 0 पर होगी, 0 से 1 2 3 4 ऐसे सीधी सड़क पर दौड़ेगी तो इसका क्या बदलेगा बाबू, एक्स निर्देशांक बदलेगा ना भाई। ये बोलो अगर ऐसे ऊपर जाएगी तो क्या बदलेगा, वाई निर्देशांक, बाहर जाने लगी तो जेड। क्या बोलो यार। तो कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो गति करती हैं तो सिर्फ उसका एक ही निर्देशांक बदलता है। कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जब वो गति करती हैं तो 2 निर्देशांक बदलता है, और कुछ ऐसे वस्तु होती हैं जो गति करती हैं तो उसमें तीनों निर्देशांक बदलते हैं। तो जिसमें एक निर्देशांक बदलता है एक बीमीय गति, जिसमें 2 बदलेंगे द्विबीमीय गति, जिसमें तीनों बदलेंगे त्रिबीमीय गति। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या चीज़ है, मान लो आप किसी सीधी सड़क पे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आप सिर्फ सीधी सड़क पे ही जा रहे हो, हवा में तो नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ सीधी सड़क पे जा रहे हो। तो सीधी सड़क पे जाओगे तो क्या बदलेगा बाबू, सिर्फ इसका एक्स अक्ष, एक बीमा ये बदलेगा ना भाई, तो इसकी गति क्या होगी, एक बीमीय गति। ट्रेन, आप बताओ, ट्रेन सीधी पटरियों पर खूब तेजी से दौड़ रही है, उसकी गति एक बीमीय, द्विबीमीय की त्रिबीमीय, कौन सी है, एक बीमीय। क्यों एक बीमीय है, क्योंकि सिर्फ उसका एक निर्देशांक बदल रहा है ना भाई। मैं फुटबॉल को मारा, बोलो यार, फुटबॉल को मारा, उससे भी आसान तरीका, मैंने किसी वस्तु को उठा के हम ऐसे फेंका, तो इसकी क्या क्या बदलेगी, नहीं समझ आया, यहां समझा रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह में मैं तैकअप कर रहा हूं। ये देखो, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। क्यों भाई, आप किसी वस्तु को ऐसे फेंके तो वह वस्तु ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा ना भाई। ये बोलो यार, ये देखो यहाँ पे ये एक्स अक्ष पे ये 1 2 3 ये 4, वाई अक्ष पे 1 2 3 4। आप देखो जब वस्तु उड़ के यहाँ पे पहुंचा तो एक्स अक्ष पे इसका मान कितना था 1 और वाई अक्ष पर इसका मान क्या था 2।
थोड़ा सा वस्तु जब और आगे यहाँ पे गया तो x अक्ष पे इसका मान 2 और y अक्ष पे इसका मान क्या हो गया 3। देखो क्या क्या बदल रहा है, x और y बदल रहा है ना। जब थोड़ा सा वस्तु और आगे गया यहाँ पे तो हमने यहाँ पे गया तो देखा x अक्ष पे इसका मान 3 और y अक्ष पर इसका मान 2.5 हो गया भाई। और नीचे आ गया यहाँ पे तो हमने देखा x अक्ष पे इसका मान 4 और y अक्ष पे इसका मान क्या हो गया 0। क्या क्या बदला, x और y। मान लो हमने ऐसे वस्तु को जब हमने ऐसे फेंका तो ये वाला भी दूरी तय कर रहा था और ऊपर जा रहा था, ऊपर वाला भी तय कर रहा था। ये बोलो यार, तो जब ऐसे दूरी बढ़ेगा तो x बदलेगा, ऊपर दूरी बढ़ेगा तो y बदलेगा, छटक के बाहर हो गया तो क्या बदलेगा, z बदलेगा। तो मान लो हम किसी वस्तु को ऐसे फेंके हैं तो हम मान लो ऐसे जब हम वस्तु को इस तरह से फेंके हैं तो ये वस्तु मान लो इधर भी जाएगा और ऐसे ऊपर भी जाएगा और फिर जाके गिर जाएगा। कि जब वस्तु को हम ऐसे फेंके तो ऐसे ऊपर गया फिर बदल के ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है भाई। ये बोलो यार, लेकिन हम चिड़ियों को ऐसे फेंकते हैं तो मान लो जब हमने चिड़िया को ऐसे फेंका, चिड़िया ऐसे उड़ना शुरू की तो आप देखना जब ऐसे चली तो मान लो ये दूरी भी चल रही है तो x बदल रहा है, ऊपर जा रही है तो y बदल रहा है, घूम के कहीं मुड़ गई तो क्या बदल गया z। ये बोलो यार, एरोप्लेन उड़ता है, मान लो खूब तेजी से ऐसे क्षैतिज सड़क पर दौड़ता है तो x बदलता है, ऊपर उड़ने लगा क्या बदल गया y, और कहीं मुड़ गया क्या बदल गया z। बोलो समझ में आया। तो किसकी गति, हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, कभी कभी देखना फुटबॉल को भी हम ऐसे मारते हैं या कभी रास्ते में जाके ऐसे मुड़ जाता है भाई। ऐसे हम फुटबॉल को मारे तो ऐसे कुछ दूर उड़ता हुआ गया कहीं जाके ऐसे हो जाता है ना भाई। तो मान लो जब ऐसे चला तो x अक्ष पे चल रहा है, x बदला, और थोड़ा सा ऊपर होने लगा तो y बदला, मुड़ के ऐसे हो गया तो z। त्रिविमीय गति हुआ कि नहीं हुआ। ये बोले यार, चिड़िया उड़ी, स्टार्टिंग में उड़ी तो चिड़िया, आप देखते चिड़िया उड़ती है तो हमारे कहने का मतलब ऊपर भी जाती है, अरे उड़ना शुरू की ऊपर गई तो क्या बदला y, यहाँ से उस पेड़ पे ऐसे गई तो क्या बदला x, और कहीं मुड़ गई तो क्या हो गया z। तो तीनों बदल गया कि नहीं बदला। ये बोलो यार, तो हमने क्या देखा कि वस्तुएं 3 तरह की गति कर रही है। एक कोई सीधे कर रही है, सिर्फ उसका x बदल रहा है, एक ऐसी गति कर रही है जिसका एक्स वाई बदल रहा है, एक ऐसी गति कर रही है जिसका एक्स वाई जेड तीनों बदल रहा है। तो जिसका सिर्फ एक एक्स बदलेगा वह एक विमीय गति होगा, जिसका एक्स वाई बदलेगा या वाई जेड बदलेगा या जेड एक्स बदलेगा, कोई 2 बदलेंगे तो क्या होगा द्विविमीय गति, और जब तीनों बदल जाएंगे तो त्रिविमीय गति। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भाई। तो अब बताओ विमाओं के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे विमाओं के आधार पर गति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला क्या बोलेंगे एक विमीय गति, दूसरा क्या बोलेंगे द्विविमीय गति, तीसरा क्या बोलेंगे त्रिविमीय गति। अब हम कहें एक विमीय गति किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, ये एक ऐसी गति है जिसमें किसी गतिशील कण की केवल एक ही निर्देशांक समय के साथ क्या होता है परिवर्तित होता है। तो बोलेंगे वह गति जिसमें किसी गतिशील कण के, दोबारा सुन लो क्या बोलेंगे, वह गति जिसमें किसी गतिशील कण के केवल एक ही निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होती है उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे किसी सीधी और समतल सड़क पर कार की गति। ये बोलो यार, कोई सीधी और समतल सड़क को कार ऐसे सीधे चल रहा हो तो उसकी गति क्या होगी एक विमीय गति, क्योंकि जब सीधा चलेगा तो उसका केवल क्या बदलेगा एक्स बदलेगा। ये बोलो यार समझ में। अब टकरा जाएगा किसी से, जाके टकरा गया तो उसका वाई भी बदल जाएगा। भाई टकराता है तो उड़ भी जाता है, एक्सीडेंट होता है गाड़ी टकराता है तो उड़ भी जाता है तो एक्स भी बदल गया, कभी उड़ के कहीं चला गया तो जेड भी बदल गया। तो इसका मतलब ये देख लो, मेरे देखने से जितनी वस्तुएं हवा में जो भी गति होती है ना, हवा में समतल छोड़ के हवा में, उसमें मैक्सिमम त्रिविमीय गति ही होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। मैक्सिमम कौन सी गति होती है त्रिविमीय। फुटबॉल हो गया त्रिविमीय गति कर सकता है, नहीं कर सकता है। हवाई जहाज हो गया त्रिविमीय गति, चिड़ियों का उड़ना हो गया त्रिविमीय गति, पतंग हो गया ये भी त्रिविमीय गति है। देखते हो कभी ऐसे ऐसे खूब तेजी से ऊपर जाएगा, कभी ऐसे भागेगा और कभी मूव करेगा। ये बोला यार, वो तो सब बदल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो याद रखो विमाओं के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार। पहला क्या होगा एक विमीय गति, दूसरा क्या होगा द्विविमीय गति, तीसरा क्या होगा त्रिविमीय गति। एक विमीय गति किसे कहेंगे
सिंपल है, बोलेंगे वह गति जिसमें किसी गतिशील कण की केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है उसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे सीधी और समतल सड़क पर किसी कार की गति। बोलो क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, द्विविमीय गति किसे कहते हैं? वह गति जिसमें किसी गतिशील कण की केवल दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है उसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप्य गति, हम किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं तो x भी बदलता है y भी बदलता है, प्रक्षेप्य गति हो गया। मान लो आप थूक दिए भाई, ऐसे हम थूकते हैं तो क्या होता है, बोलो x भी बदल रहा है और ये y भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो विमीय गति हो गया। पानी हम किसी पे फेंक रहे हैं, उसका x भी बदलेगा और क्या बदलेगा, y भी। कौन सी गति है? द्विविमीय गति। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। त्रिविमीय गति का क्या परिभाषा देंगे, बोलो? वह गति जिसमें किसी गतिशील कण की तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे हवाई जहाज की गति, चिड़ियों की गति, पतंग की गति, ये सब के सब क्या है, त्रिविमीय गति है। बोलो क्लियर हो गया। अब आप परिभाषा बना लोगे कि नहीं? आप देखना किसी बुक्स में एक विमीय गति की इंग्लिश होती है वन डायमेंशनल मोशन, तो इसको हम लिखते हैं 1D से। द्विविमीय गति का होता है 2 डायमेंशनल मोशन, इसको लिखते हैं 2D से। त्रिविमीय गति का इंग्लिश होता है 3 डायमेंशनल मोशन, लिखते हैं किससे, 3D से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या ये पूरा डेफिनेशन लिख लोगे आप? कोई कंफ्यूजन है? पूरा एग्जाम्पल सहित आप लिख लो। ओके, नहीं, कितना मिनट हो गया?